वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके दी प्लेटफॉर्म का, जो रेलवे ग्रुप डी का साइंस का वॉल्यूम 1 है। 2500 प्लस इसमें क्वेश्चन है। इसका सेट नंबर हम 22, 23 और 24 करने वाले हैं, यानी कि 25/9/2018 का 22 वाला सेट होगा फर्स्ट शिफ्ट, 23 वाला सेकेंड, 24 वाला थर्ड, यानी कि तीनों शिफ्ट का हम प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के क्लास को शुरू करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज का पहला प्रश्न हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न है कि Fe+CuSO4, कलर चेंज कर दे क्या, लाल बेटर है कि यही वाला बेटर था? चलिए, यही वाला बेटर है। Fe+CuSO4 का अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो ये FeSO4+Cu की दी गई अभिक्रिया का डैश का एक उदाहरण देखिए क्या होता है। आप गौर से देखिएगा, जब हम Fe का CuSO4 के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये क्या करता है, Fe जो है SO4 के साथ अपना एक युग्म बना के कॉपर को क्या कर देता है, साइड कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि विस्थापन हो रहा है। यहाँ पे आप देखिए, FeSO4 के साथ अभिक्रिया, Fe जो है SO4 के साथ यहाँ युग्म बना के कॉपर को क्या कहता है, तो भाई साइड हट जा, यानी कि कॉपर का विस्थापन यहाँ कर देता है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि यदि 200 न्यूटन के नियत बल से लिफ्ट द्वारा किया गया कार्य 1000 जूल है तो लिफ्ट द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? अब मान लीजिए कि आपने 200 न्यूटन बल लगाया और कार्य कितना हुआ, 1000 जूल, तो दूरी कितना होगा? दूरी आपका 1000/200 हो जाएगा, यानी कि 20 से जो 20 2 5 10, यानी कि 5 मीटर आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि परमाणु संख्या 56 वाला तत्व किस ब्लॉक में पाया जाता है? तो परमाणु संख्या 56 वाला तत्व जो होता है वो इस ब्लॉक से संबंधित होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कोई वस्तु 4 सेकेंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर में 2 सेकेंड में चलती है तो उस वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल क्या होता है? जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस देख लीजिएगा तो ये 15 + 16, टोटल टाइम एक में 4 सेकेंड लग रहा है, दूसरा में 2 सेकेंड, 15 6 क्या हो जाएगा, 31, यानी कि 31/6, यानी 6 × 5 = 30, 6 एकम 6, और हो जाएगा क्या हो जाएगा, रुकिए, 6 × 5 = 30, 1 6 एकम 6, 10 में 6 के 4 0, फिर 6 चक्का 36, यानी 5.16, 16 नहीं है तो 17, यानी कि 66 आएगा तो 5.17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा तत्व समूह 17 से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा गया है, तो कौन सा समूह 17 से संबंधित नहीं है? तो 17 में क्या क्या रहता है? हैलोजन सदस्य को आवर्त सारणी के वर्ग 17 में रखा गया है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब आता है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये आर्गन हम कह सकते हैं, क्या होगा, आर्गन इसमें नहीं होगा। तो ये आर्गन जो है 17 के समूह से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग डैश में स्थित होते हैं। तो एंजियोस्पर्म के प्रजनन भाग जो होते हैं ये पुष्प में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पुष्प एक डंठल द्वारा तने से संबंध होता है, जिसे वृंत या पेडिसेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डैश के अनुपात में मिश्रण
एक्वारेजिया कहलाता है। देखिए एक्वारेजिया क्या कहलाता है, शांत नाइट्रिक अम्ल और शांत हाइड्रोलिक अम्ल का वो 1:3 जो होता है, इसे ही एक्वारेजिया रेजिया कहला जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और एक्वारेजिया का जो अनुपात होता है 1:3 होता है, ये याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। जल का वाष्पीकरण डैश पर होता है, तो जल का वाष्पीकरण जो होता है किसी भी माने सभी तापमान पर हो सकता है। क्या कहें, सभी तापमान पर थोड़ा सा गर्म होगा तो जल का क्या होने लगेगा, वाष्पीकरण होने लगेगा। तो हम कह सकते हैं सभी तापमान पर हो सकता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक ब्रायोफाइटा नहीं है। कह रहा है कि ब्रायोफाइटा नहीं है, तो कौन सा नहीं है, कारा, रिसिया, मर्कसिस, फुलेरिया। तो ये कारा जो होता है ना, कारा ब्रायोफाइटिया नहीं होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। ब्रायोफाइटिया को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी कहा जाता है और ब्रायोफाइट वर्ग के पौधे मृदा अपरदन में सहायता करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पाँव का कारण होता है। तो हाथी पाँव का जो कारण होता है ये फाइलेरियल वर्म्स कृमि, फाइलेरियल वर्म्स कृमि जो होता है, आप देखे होंगे पहले हमारे गांव में एक आदमी थे जिनका जो पैर था वो इन्फेक्शन हो गया था, ये क्या वो हाथी पाँव की तरह हो गया था, बहुत हाथी की तरह था। ठीक है, और बाद में उनकी मौत भी हो गई। तो ठीक है, तो ये फाइलेरियल वर्म्स जो होता है इसके ही कारण हाथी पाँव होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फाइलेरियल रोग ब्रैनकोफ्टाइन नामक कृमि से होता है। किससे होता है, ब्रैनकोफ्टाइन नामक कृमि से होता है। और इस कृमि का संचारण जो होता है ये क्यूलेक्स मच्छरों के डंश से होता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है। तो जो लैंगिक प्रजनन जो होता है, ये लैंगिक प्रजनन जो होता है विशाल विविधता ला सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लैंगिक प्रजनन शैवालों में लैंगिक की क्रिया समयुग्मक, विषमयुग्मक तथा अणुयुग्मक द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के कितने अणु होंगे। तो MgCO3 के 21 ग्राम में मैग्नीशियम के 0.51 अणु होंगे। कितने होंगे, 0.51 अणु होंगे। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अगर मान लीजिए पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है तो उसका भार क्या होगा। तो W बराबर क्या होता है, mg। अगर मास 10 किलो है, स्मॉल जी का मान 9.8 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि बंदूक से 12 ग्राम द्रव्यमान की गोली दागी जाती है तो गोली को बैरल से बाहर निकलने में 0.006 सेकेंड लगते हैं। तो उसका वेग 300 मीटर पर सेकेंड है। तो बंदूक द्वारा बुलेट पर आरोपित बल ज्ञात कीजिए। मास कितना दिया है जी, एम यहाँ पे 12 ग्राम दिया है। 12 ग्राम का मतलब होता है, इसे किलो में बदलेंगे तो 12/1000 kg। ठीक है, समय दिया है 0.006 सेकेंड, वेग दिया है 300 मीटर। अब ए निकालेंगे तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। इनिशियल वैल्यू से 0 है, 0 हो जाएगा, तो v क्या हो जाएगा 300/0.006। अब देखिए इसको 6 बनाने के लिए ऊपर नीचे अगर हम 1000 से गुना कर दें, ऊपर 1000 से गुना कर दें तो ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट के 6 हो जाएगा। काट दीजिए, 6 5 30, ये कितना हो जाएगा 50,000। ए का मान 50,000 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो एफ का मान निकल जाएगा। एफ बराबर क्या होता है एम ए। एम कितना है 12/1000 किलोग्राम। ए आपका 50,000 मीटर पर सेकेंड निकल गया है, तो ये 50,000। 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए, 12 5 60, यानी कि 600 न्यूटन हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि लार ग्रंथि से डैश एंजाइम स्रावित होता है। तो लार ग्रंथि से एमाइलेज एंजाइम जो होता है ये स्रावित होता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं और मनुष्य के लार में लगभग 99% जल तथा शेष 10% एंजाइम होता है। ठीक है। डैश पारे का अयस्क हो, डैश पारे का अयस्क है। तो सिनेबार जो होता है, सिनेबार ये क्या होता है, पारे का अयस्क होता है। सिनेबार को HGS के नाम से इसे लिखा जाता है। ठीक है। चलिए, डैश सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। तो परावैंगनिक किरणें जो विकिरण जो होती हैं ये सूर्य द्वारा उत्पन्न जो उत्सर्जित हानिकारक विकिरण होती है। और परावैंगनिक विकिरण का खोजकर्ता कौन है, रिटर ने किया था। इसका तरंग दैर्घ्य जो होता है 10⁻8 मीटर से लेकर 10⁻7 मीटर तक होता है। और परावैंगनिक विकिरण से जो चर्म कैंसर तक हो सकता है। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए डैश तत्व जोड़ा जाता है। तो तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए क्या जोड़ा जाता है, Sn को जोड़ा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कांस बनाने में कॉपर 90%, ये स्टेन जो है आपका Sn को 10% प्रयोग किया जाता है। चलिए, कार्बनिक पदार्थ में विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को डैश ईंधन कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है, जीवाश्म ईंधन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। सूरज से होकर बहने वाली नदी निम्न में से कौन सी है। तो सूरज से होकर बहने वाली नदी जो है ताप्ती सागर है। तो ऑप्शन डी जो है यानी कि ताप्ती नदी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश का उपयोग सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो वेनिला का जो उपयोग होता है ये आपका सुगंध संकेतक के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 418 ओम प्रतिरोध वाली कुंडली में 1 मिनट के लिए 0.3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी। चलिए, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे इसको पूरा क्लियर करते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस कितना दिया है, 418 ओम। रेजिस्टेंस यानी कि R बराबर जो दिया है 418 ओम दिया है। समय जो दिया है 1 मिनट, यानी उसको हम लिख देते हैं 60 सेकेंड, उसे सेकेंड में बदल देते हैं। और I का मान कितना दिया है, 0.3 एम्पियर। अब देखिए H बराबर क्या होता है, H बराबर होता है I² RT, आपने पढ़ा होगा। तो I यानी कि 0.3 का होल स्क्वायर इंटू 418 गुना समय जो है 60 सेकेंड, ये आपका 60 सेकेंड। अब इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 0.3 का स्क्वायर करेंगे, या हम इसे लिख सकते हैं 3/10 का स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, 9/100 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9/100 गुना 418 गुना में 60, क्या हो जाएगा, गुना में 60। अब जब देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो हम इजीली काट देंगे। अब ये कीजिए 9 छक 54, 54 को 418 से गुना कीजिएगा तो आपके पास कितना निकल के आ जाएगा, 54 को 18 से गुना कीजिएगा तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा 22,572/10, यानी ये हो जाएगा 2257.2 हो जाएगा। एच का मान 2 हो जाएगा। लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, तापीय ऊर्जा की माने उत्पन्न होने वाली तापीय ऊर्जा कितनी होगी, कैलोरी में पूछ रहे हैं। अब देखिए 1 कैलोरी जो होता है, 1 कैलोरी में 4.186 होता है, 4.186 जूल होता है। तो ये जो वैल्यू हमारे पास आए हैं इसमें 4.186 से भाग दे दीजिएगा तो ये लमसम आपका 540 कैलोरी के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा, 540 कैलोरी
इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ, कुछ नहीं करना है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है H बराबर आई स्क्वायर आर टी। जैसे ही आप H बराबर आई स्क्वायर आर टी लगाइएगा, यहाँ I का मान 0.3 दिया है, 0.3 पुट कीजिएगा, R का मान 418 ओम दिया है, T मिनट में था तो उसे सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना है, यहाँ पे गुना कर लेना है। गुना भाग कीजिएगा तो आपको 2257.2 मान आ जाएगा। अब कैलोरी में पूछा है तो एक कैलोरी का मान 4.186 जूल होता है, तो इतना का मान कितना होगा, तो 540 कैलोरी हो जाएगा। चलिए, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। चलिए अगला प्रश्न है, यदि किसी तरंग की आवृत्ति दुगना किया जाए तो इसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी। अगर इस तरंग दैर्ध्य को दुगना किया जाएगा तो क्या रहेगा, मूल का आधा हो जाएगा, क्योंकि संवेग के दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना होता है। उसी तरीके से यहाँ क्या है, तरंग को, तो तरंग का वेग क्या होता है, आवृत्ति इंटू तरंग दैर्ध्य, n बराबर क्या होता है 1/t होता है। तो ये क्या हो जाएगा, मूल की आधी हो जाएगी। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये सेट नंबर 23 हम देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, अब हम 25/9/2018 का शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न जो है हम वो देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम का वेस्ट किए ही क्लास को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस ऊतक में मृत कोशिकाएं होती हैं। तो मृत कोशिकाएं जो होती हैं, स्क्लेरेन्काइमा जो होता है, इसमें मृत कोशिकाएं होती हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भूमि तल से 6 मीटर ऊपर स्थित 10 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में निहित ऊर्जा जो होगी ये आपका क्या होगा। उनसे पूछ रहा है निहित ऊर्जा जो होगी ये आपका। चलिए अब हम यहाँ क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh होता है। m कितना दिया है 10, तो 10, g का मान कितना ले लेंगे 9.8 लेना है, और h का मान कितना है 6, 6 देंगे 60, 60 को 9.8 से गुना करेंगे तो ये 588 जूल आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि डैश में ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो सबसे तेज जो गति होती है ध्वनि का वो आपका स्टील में होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान कितना होता है। तो सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो आपका 106 होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन का पथ का आकार होता है। तो ये आकार कैसे होता है, तो ये जिगजैग होता है। क्या होता है, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा होता है। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन में धातु का जो मार्ग का आकार होता है वो टेढ़ा मेढ़ा ही होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप क्या नहीं है, तो कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो कोयला जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट तथा फ्लोरीन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि 12 वोल्ट की बैटरी में 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम और 12 ओम के प्रतिरोध श्रृंखला में एक साथ जुड़े हुए हैं। तो 0.3 ओम के प्रतिरोध के माध्यम से कितनी धारा प्रवाहित होगी, हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, 12 वोल्ट का है। तो रेजिस्टेंस जब सीरीज में जोड़े जाते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। यानी कि 0.2 प्लस 0.3, 0.4 प्लस 0.5 प्लस 12, इन सभी को जोड़ दें 2 3 5 4 9 5 14, 1.4 और 12 यानी कि 13.4 हो गया रेजिस्टेंस। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर IR होता है। तो हम V बराबर IR होता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V/R। V कितना है जी 12 वोल्ट है, R कितना है 13.14 वोल्ट है, भाग दे देंगे तो ये आपका 0.89 के आसपास आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.89 के आसपास आ जाएगा, 0.89, यानी कि ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का कार्य कौन करता है। अगला प्रश्न है कि पौधों में फ्लोएम का जो कार्य होता है
ये कौन करता है? तो फ्लोएम का जो कार्य है ये आपका कौन करता है बताइए? फ्लोएम का जो कार्य होता है वो कौन करता है? तो फ्लोएम का जो कार्य होता है, तो फ्लोएम का कार्य जो होता है ये भोजन का परिवहन करना होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो नाइट्रोजन की बात की जाए तो ये कितना आता है? 14। इसे N2 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 14 गुना 2 यानी कि 28। तो 28 गुना 0.6, 28 गुना 0.6 कर देंगे, 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 16.8 ग्राम। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश परमाणु का आयतन सबसे कम होता है? तो हीलियम परमाणु का जो आयतन होता है वो आपका सबसे कम होता है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निष्क्रिय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो निष्क्रिय विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश का घेरा गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचाया हो। ये क्या पूछा है? डैश का ये इसका मतलब होता है कि उपास्थि जो होता है, उपास्थि का घेरा जो होता है ये गले में मौजूद होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वायु मार्ग को नुकसान न पहुंचाया जाए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। द्रव्यमान गुना त्वरण क्या होता है? तो द्रव्यमान और गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण का मतलब होता है कि बल, F बराबर ma यानी कि बल होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं डैश को अलग करती हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में जिगजैग रेखाएं जो होती हैं ये धातुओं को अलग करती हैं अधातुओं से। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अधातुओं से धातुओं को अलग करती हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। सही कथन का चयन करना है कि स्केनियम सबसे क्या इसमें से सही कथन है? तो हीलियम में आयनीकरण की क्षमता अधिकतम होती है, यही आपका सही कथन है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हीलियम जो है ये एक अक्रिय गैस है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 20 मीटर और फिर 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या? औसत चाल क्या होता है? टोटल तय की गई दूरी बटा टोटल समय। टोटल तय की गई दूरी कितने हैं? 20 प्लस 15 और समय कितना है? 4 प्लस 2। 20 10 35 यानी कि 35 बट्टा में 6, हम कह सकते हैं 6 5 30, 5 हो गया, दशमलव देंगे 50 और 8 6 48, 8 6 48, 20 36 18, फिर 20 यानी 8.33 जाएगा, यानी हम कह सकते हैं 5.84 मीटर पर सेकेंड या 5.83 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवाश्म के अध्ययन को डैश के रूप में माना जाता है? तो जीवाश्म के अध्ययन को पेलियोंटोलॉजी के रूप में जाना जाता है, यानी पेलियोंटोलॉजी में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डैश प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होती है? तो धातुओं का स्वभाव जो होता है विद्युत धनायन होता है। तो हम कह सकते हैं धातु प्राकृतिक में विद्युत धनात्मक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और माँ के शरीर के अंदर बच्चे के विकास मनुष्य के मामले में लगभग कितने महीने लगते हैं? तो 9 महीने लगते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक वस्तु 4 सेकेंड में 21 मीटर और 2 सेकेंड में अगले 15 मीटर की यात्रा करती है तो वस्तु की औसत चाल क्या हो जाएगी? औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। जोड़ दीजिए 21 प्लस 15 बट्टा 4 प्लस 2, 21 15 कितना हो जाएगा? 36, 36 बट्टा 6 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि यदि किसी दर्पण की फोकस लंबाई 15 है तो यह क्या होगा? यदि किसी दर्पण की फोकल लंबाई +15 है तो यह क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं। क्या कर देते हैं?
अभिक्रियाओं को तीव्र कर देते हैं, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका सेकेंड शिफ्ट का था। अब हम थर्ड शिफ्ट करेंगे 25/9/2018 का। थर्ड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन है कि टेस्टोरेन जो है, टेस्टोरेन जो एक नर सेक्स हार्मोन डैश में संश्लेषित होता है। तो टेस्टोरेन जो है ये एक सेक्स हार्मोन वृषण जो होता है उसमें क्या होता है, संश्लेषित होता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वे वस्तुएं जो अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं क्या कहलाती हैं, तो उन्हें गैर दीप्त वस्तुएं कहा जाता है जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। अगला प्रश्न है कि वह द्रव जो धारा का संचालन करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण क्या है, तो मुक्त रूप से गति करने का वस्तु का उदाहरण है समरूपीय त्वरित गति। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय हरित शैवाल है। एक कोशीय हरित शैवाल की बात की जाए तो ये आपका क्लेमाइडोमोनास जो है ये आपका एक कोशीय हरित शैवाल होता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, तो कार्य जो होता है इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और धातु ऑक्साइड बनाने के लिए डैश के माप के साथ अभिक्रिया करता है। तो धातु जो है ऑक्साइड बनाने के लिए लोहा यानी कि आयरन के साथ अभिक्रिया करता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए एक समय को डैश कहा जाता है, यानी एक दोलन पूरा करने के समय को आवर्त काल कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 22 मीटर फिर 2 सेकेंड में अगला 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी। औसत चाल होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी 22 प्लस 15, समय कितना लग रहा है 4 प्लस 2, 22 15 कितना हो जाएगा 5 2 7, यानी कि 36/6। ये हो जाएगा 6 चक्का 36, 6 चक्का 36, 6 एकम 6, 6 चक्का 36, यानी कि 6 आएगा 6.17 कह सकते हैं, 6.17 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि यदि पानी का घनत्व 10 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है और तांबे का घनत्व 8.9 × 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, तो तांबे का अपेक्षित घनत्व क्या होगा। तो अपेक्षित घनत्व, तांबे का अपेक्षित घनत्व क्या होगा, तांबे का पूछ रहा, तांबे का यानी कि हम कह सकते हैं कि घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, तांबे का घनत्व बट्टा पानी का घनत्व, यानी 8.9 को 10³ से भाग करेंगे तो 10³ कट जाएगा, क्या बच जाएगा 8.9। तो ऑप्शन बी जो है क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु 4 सेकेंड में 23 मीटर फिर 2 सेकेंड में अगला 15 मीटर की दूरी तय करती है, तो वस्तु की औसत चाल कितनी हो जाएगी। औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी देखिए तो 23 प्लस 15, कुल समय 4 प्लस 2 6, यानी कि 38/6, 6 चक्का 36, 8 में 6 गया 2 दशमलव 36 18, 6.33 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन बी जो होगा ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पौधों में डैश अवशोषण की और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के संचरण में मदद करता है। तो क्या मदद करता है जी, तो ये वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधों में, वाष्पोत्सर्जन अवशोषण और ऊपरी गतिविधि में जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों का संचरण में मदद करता है। यदि कोई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगाकर निर्दिष्ट दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 1 जूल कार्य के लिए 1 न्यूटन गुने 1 मीटर होता है। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के घोल में डुबोया जाता है तो क्या होता है। जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट के साथ विलय किया जाता है तो जिंक सल्फेट में परिवर्तन होता है। क्या होता है, जिंक सल्फेट में परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जिंक सल्फेट बनेगा। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्युमिनियम जो होता है इसमें 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो इसके पहले हमने देखा है एस्क्लेरेंकाइमा जो होता है, एस्क्लेरेंकाइमा उत्तक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में डैश और डैश प्राप्त होते हैं। तो जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में लवण और जल प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, लवण और जल प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्लोरीन किसका एक अपरूप होता है। तो फ्लोरीन जो होता है ये आपका ग्रेफाइट क्या नाम है, कार्बन का अपरूप होता है। किसका होता है, कार्बन का। कार्बन का 3 अपरूप, हीरा, ग्रेफाइट और ये फ्लोरीन। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि डैश की प्रकृति विद्युत धनात्मक होती है। तो धातुओं की जो प्राकृतिक होती है, धातुओं की प्राकृतिक जो होती है ये आपका विद्युत धनात्मक होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और निम्नलिखित में से कौन से निष्क्रिय गैस के बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम जो होता है इसके बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हीलियम यानी कि He से इसे ये किया जाता है। और हीलियम का प्रयोग गोताखोरों द्वारा ऑक्सीजन गैस के साथ भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो वाष्पीकरण की दर को कौन कम करता है। तो नमी जो होता है, आर्द्रता जो होता है वो आपका आर्द्रता वातावरण वाष्पोजन की गति को कम कर देता है, यानी कि नमी। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और निम्न में से क्या अंडप में उपस्थित होता है। तो अंडपों में बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अंडपों में बीजांड पाया जाता है, यानी कि अंडाणु। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और संभारिकों में डैश की संख्या समान होती है। तो संभारिकों में नाभिक की संख्या जो होती है ये आपका समान होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि चूना क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके क्या बनाता है। तो चूना जो है क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लीचिंग पाउडर। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि CaCO CaOCl2 बनाता है। ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने, छतों और दीवारों को चिकना बनाने आदि में भी किया जाता है। और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में, कागज एवं कपड़ों में, व्यंजक में, रासायनिक उद्योगी में उपचार के रूप में या क्लोरोफ्लोरो के उत्पादन में होता है। तो चलिए ये 25/9/2018 का तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन हमने करा दिया। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।